आज हम पढ़ेंगे क्लास 8 का चैप्टर नंबर 4 जो है मेटल्स एंड नॉन मेटल। तो मेटल क्या होता है? ऐसे मटेरियल जो हार्ड हो, लस्टरस हो, मैलिएबल हो, डक्टाइल हो, सोनोरस हो और गुड कंडक्टर ऑफ हीट और इलेक्ट्रिसिटी हो। ठीक है, जिन मटेरियल्स में ये सब प्रॉपर्टी होती है उन्हें बोलते हैं हम मेटल। तो मेटल के एग्जांपल्स क्या है? आयरन हो गया, एल्यूमिनियम हो गया, कॉपर हो गया। ठीक है, ये सब एग्जांपल होते हैं मेटल्स के। फिर आता है नॉन मेटल। ऐसे मटेरियल जो सॉफ्ट होते हैं, नॉन लस्टरस होते हैं, नॉन मेलिएबल होते हैं, नॉन डक्टाइल होते हैं और बैड कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी होते हैं, ऐसे मटेरियल्स को हम बोलते हैं नॉन मेटल। नॉन मेटल के एग्जांपल है कार्बन, ऑक्सीजन, फास्फोरस, सल्फर एटसेट्रा। नेक्स्ट हम देखेंगे फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ मेटल्स एंड नॉन मेटल्स। फर्स्ट प्रॉपर्टी है मेलेबिलिटी। ठीक है, जो मेटल्स होते हैं ना, उनको पीट पीट कर, मतलब हथौड़े से पीट पीट कर उनको थिन शीट्स में कन्वर्ट कर दिया जाता है। ठीक है, तो मेटल की वो प्रॉपर्टी जिससे उन्हें थिन शीट में कन्वर्ट किया जाता है उसे बोलते हैं मेलेबिलिटी। जिसका एग्जाम्पल है एल्यूमिनियम फॉइल और सिल्वर फॉइल। जो एल्यूमिनियम फॉइल है वो घर में सबकी होती है, लंच आप सभी का लंच उसमें ही पैक किया जाता होगा। ठीक है, सिल्वर फॉइल जो मिठाइयाँ होती हैं उनके ऊपर सिल्वर कलर का वर्क लगा होता है, उसे बोलते हैं सिल्वर फॉइल। ठीक है, फिर क्या होता है, जो नॉन मेटल्स होते हैं ना वो मेलिएबल नहीं होते। ठीक है, नॉन मेटल्स मेलिएबल नहीं होते। सेकेंड प्रॉपर्टी है कंडक्टर्स ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी। जो मेटल्स होते हैं वो गुड कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी होते हैं। एग्जाम्पल आयरन, एल्यूमिनियम, कॉपर। ठीक है, बट जो नॉन मेटल्स होते हैं ना वो पुअर कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी होते हैं। अब सल्फर पीस है, उसमें इलेक्ट्रिसिटी मूव नहीं कर पाएगी। कोल पीस है, उसमें भी इलेक्ट्रिसिटी मूव नहीं कर पाएगी। ठीक है, थर्ड जो फिजिकल प्रॉपर्टी है वो है डक्टिलिटी। ठीक है, इसमें क्या होता है, जो मेटल होते हैं ना उनको खींच कर, तान कर लंबे लंबे वायर्स बना दिए जाते हैं। ठीक है, जो हमारे घर में हम वायर्स यूज़ करते हैं, इलेक्ट्रिसिटी के जितना भी जो सामान होता है उसमें जो वायर्स होते हैं वो एल्यूमिनियम के होते हैं, कॉपर्स के होते हैं। ठीक है, तो एल्यूमिनियम के वायर्स होते हैं और कॉपर्स के वायर होते हैं। तो डक्टिलिटी की प्रॉपर्टी देखी गई है मेटल्स में। जो नॉन मेटल्स होते हैं वो डक्टाइल नहीं होते हैं। ठीक है, नेक्स्ट प्रॉपर्टी है सोनोरस। सोनोरस क्या होता है कि जो मेटल्स होते हैं वो एक रिंगिंग साउंड प्रोड्यूस करते हैं। आप सभी ने जब आप मंदिर में जाते हो तो बेल बजाते हो, कितनी शार्प आवाज़ आपको सुनाई देती है। वो इसीलिए सुनाई देती है कि जो मेटल्स होते हैं वो सोनोरस होते हैं। ठीक है, ऑन द अदर हैंड जो नॉन मेटल्स होते हैं वो सोनोरस नहीं होते हैं। जो नॉन मेटल है, मान लीजिए आपने कोल पीस लिया। कोल पीस किसका एग्जांपल है? नॉन मेटल का ही एग्जांपल है। कोल पीस को अगर आप किसी तरह की साउंड प्रोड्यूस कर सकते हो, कोल पीस से नहीं कर सकते। तो इसका मतलब क्या है कि जो नॉन मेटल्स हैं वो सोनोरस नहीं है। नेक्स्ट है कि कुछ एक्सेप्शनल केसेस होते हैं मेटल्स में। हमने क्या पढ़ा था कि जितने भी जो मेटल्स होते हैं हार्ड होते हैं, लेकिन कुछ एक्सेप्शनल केसेस हैं जैसे सोडियम और पोटेशियम। ये इतने ज़्यादा सॉफ्ट होते हैं कि इनको ईजिली नाइफ से कट किया जा सकता है। ठीक है, सेकंड है कि जो मरकरी होता है ना वो भी मेटल है, लेकिन ये हार्ड नहीं होता। ये रूम टेम्परेचर पर लिक्विड फॉर्म में प्रेजेंट। फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ मेटल्स एंड नॉन मेटल्स पढ़ा था। अब हम पढ़ेंगे केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ मेटल्स एंड नॉन मेटल्स। फर्स्ट हम देखेंगे कि जब मेटल की रिएक्शन करवाई जाती है ऑक्सीजन के साथ क्या होता है। तो मेटल यहाँ आयरन हमने लिया, आयरन की जब हमने रिएक्शन करवाई ऑक्सीजन और वाटर के साथ तो क्या हुआ, वो फेरिक ऑक्साइड में कन्वर्ट हो गया। Fe2O3 फेरिक ऑक्साइड होता है। ठीक है, जब आपने अपने घर पे देखा होगा कि लोहे की किसी भी चीज़ को आप खुले में छोड़ देते हो, जहाँ पे हवा होती है, वाटर वेपर्स होते हैं, छोड़ देते हो ऐसे ही, तो थोड़े दिनों बाद आप देखते हो कि उसमें जंग लग गया है। तो जो जंग लग गया ना वो इसीलिए लग गया है कि जो आयरन है ना वो ऑक्सीजन और वाटर के साथ रिएक्शन करके फेरिक ऑक्साइड बना रहा है। वो जो ब्राउन कलर की कोटिंग होती है ना वो फेरिक ऑक्साइड की ही कोटिंग होती है। ठीक है, अब सेकेंड एग्जाम्पल हम ये देखेंगे कि मैग्नीशियम रिबन लिया। जो मैग्नीशियम होती है वो भी मेटल होता है। मैग्नीशियम का रिबन लिया, जब हमने उसकी ऑक्सीजन की प्रेजेंस में बर्निंग करवाई, जब उसको जलाया तो जलती तो चीज़ तभी है ना जब ऑक्सीजन प्रेजेंट होती है। ठीक है, तो मैग्नीशियम के रिबन को जब आपने जलाया तो क्या हुआ कि वाइट कलर की जो राख होती है ना, वाइट ऐश होती है, वो ऑब्टेन्ड हुई। ठीक है, जलाने के बाद वही हुआ। तो उसको जो ये Mg+O2 यानी कि मैग्नीशियम प्लस ऑक्सीजन और उसके बाद जो प्रोडक्ट मिला जो ये वाइट ऐश है, इसको बोलते हैं मैग्नीशियम ऑक्साइड। ठीक है, अभी हमने पढ़ा था कि मैग्नीशियम ऑक्साइड बना जब मैग्नीशियम और ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन हुई। तो जब इस मैग्नीशियम ऑक्साइड को जब इसका लिटमस टेस्ट किया गया तो ये देखा गया कि इसने रेड लिटमस को ब्लू कलर में कन्वर्ट कर दिया। इसका मतलब क्या है, ये बेसिक है, इसका पीएच बेसिक है। तो हम बोल सकते हैं ना कि जो मेटल के ऑक्साइड होते हैं वो बेसिक इन नेचर होते हैं। ठीक है,
जब नॉन मेटल की ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन करवाई गई, नॉन मेटल क्या है, सल्फर है यहाँ पे, तो सल्फर की जब ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन करवाई गई तो क्या बना, सल्फर डाइऑक्साइड बना, यानी कि SO2 बना। ठीक है, जब इस सल्फर डाइऑक्साइड को वाटर में डिसॉल्व किया गया और रिएक्शन हुई तो क्या हुआ, सल्फ्यूरस एसिड बना, सल्फ्यूरस एसिड बना। ठीक है, SO2 प्लस H2O, H2SO3, H2SO3 होता है सल्फ्यूरस एसिड, यहाँ पे बिल्कुल भी कंफ्यूज नहीं होना। H2SO4 होता है सल्फ्यूरिक एसिड, H2SO3 होता है सल्फ्यूरस एसिड। और जब इस सल्फ्यूरस एसिड का लिटमस टेस्ट किया गया तब ये देखा गया कि इसने ब्लू लिटमस को रेड कलर में कन्वर्ट कर दिया है। इसका मतलब ये होता है कि इसका pH एसिडिक है। तो हम बोल सकते हैं कि जितने भी जो नॉन मेटल के ऑक्साइड्स होते हैं वो एसिडिक इन नेचर। अब हम देखेंगे कि जब मेटल और नॉन मेटल की वाटर के साथ रिएक्शन करवाई गई तो क्या हुआ। सबसे पहले हम देखेंगे जब मेटल की वाटर के साथ रिएक्शन करवाई गई तब क्या हुआ। सभी को पता है जो सोडियम है वो मेटल है और ये सॉफ्ट होता है, बाकी सभी जो मेटल होते हैं वो हार्ड होते हैं, लेकिन सोडियम सॉफ्ट होता है। जब सोडियम को एयर में रखा गया, अब एयर में क्या है, ऑक्सीजन भी है और वाटर के ड्रॉपलेट्स भी हैं। जब सोडियम को एयर में रखा गया तो बहुत जल्दी उसमें आग लग गई। ठीक है, उसने फायर कैच कर ली। लेकिन क्या हुआ, जब इस सोडियम को स्टोर करके रखा गया कैरोसिन ऑयल में तब उसमें आग नहीं लगती। ठीक है, क्योंकि उसका एयर के साथ कांटेक्ट टूट जाता है। तो इसी वजह से सोडियम मेटल को कैरोसिन में स्टोर करके रखा जाता है ताकि वो जो एयर है उसके कांटेक्ट में ना आ सके और उसमें आग ना लग सके। ठीक है, जो दूसरे मेटल्स होते हैं ना वो वाटर के साथ रिएक्ट तो करते हैं लेकिन बहुत स्लोली रिएक्ट करते हैं। जैसे जो आयरन की रॉड अगर आपने किसी मॉइस्चर वाले रूम में रखती है, वहाँ पे एयर भी है, वाटर ड्रॉपलेट्स भी हैं, बट क्या हुआ उसमें जंग तो लगेगी लेकिन बहुत धीरे धीरे लगेगी, 1-2 महीने में जंग लगेगी। ठीक है, उसके बाद है कि जो नॉन मेटल्स है ना ये वाटर के साथ तो रिएक्ट नहीं करते हैं लेकिन ये एयर के साथ एक्टिवली रिएक्ट करते हैं, एयर के साथ एक्टिवली रिएक्ट करते हैं। जो मेटल्स थे वो वाटर और एयर दोनों के साथ एक्टिवली रिएक्ट करते थे, लेकिन जो नॉन मेटल्स हैं वो वाटर के साथ रिएक्ट नहीं करते लेकिन एयर के साथ एक्टिवली रिएक्ट करते हैं। एग्जाम्पल है फॉस्फोरस। फॉस्फोरस हम सभी को पता है नॉन मेटल्स में आता है। अगर फॉस्फोरस को एयर में रखा जाता है तो ये ऑक्सीजन की प्रेजेंस में बहुत जल्दी फायर कैच कर लेता है। ठीक है, इसी वजह से इसको स्टोर करके रखा जाता है वाटर में, फॉस्फोरस को स्टोर करके रखा जाता है वाटर में ताकि प्रिवेंट किया जा सके कांटेक्ट ऑफ फॉस्फोरस विद एटमॉस्फेरिक ऑक्सीजन। अब आप सभी कहोगे मतलब फॉस्फोरस को जब वाटर में रखा गया तब भी तो फायर कैच कर लेनी चाहिए, लेकिन जो वाटर के साथ वाटर में जो ऑक्सीजन है ना वो डिजॉल्व्ड ऑक्सीजन है, वो फ्री ऑक्सीजन नहीं है, उसको ऐसे यूज नहीं किया जा सकता। बट जो एयर में जो ऑक्सीजन प्रेजेंट है वो फ्री एटमॉस्फेरिक ऑक्सीजन है। ठीक है, हमने मेटल्स और नॉन मेटल्स की रिएक्शन देखी एयर के साथ, वाटर के साथ। अब रिएक्शन देखेंगे मेटल और नॉन मेटल की एसिड्स के साथ। जो मेटल्स होते हैं ये एसिड के साथ रिएक्ट करते हैं और हाइड्रोजन गैस प्रोड्यूस करते हैं। अब कैसे पता चलेगा हाइड्रोजन गैस है या कोई और गैस है। ठीक है, जब टेस्ट ट्यूब में रिएक्शन हो रही होती है मेटल्स की एसिड के साथ, उस वक्त जब रिएक्शन हो रही होती है आपको क्या करना है, कैंडल, जलती हुई कैंडल को टेस्ट ट्यूब के माउथ के पास लेके जाना है और वहाँ पर एक साउंड प्रोड्यूस होगी, पॉप की साउंड प्रोड्यूस होगी। जो ये पॉप की साउंड होती है ना ये तभी प्रोड्यूस होती है जब हाइड्रोजन गैस बर्न करती है। ठीक है, तो जब मेटल की एसिड के साथ रिएक्शन होती है तो हाइड्रोजन गैस प्रोड्यूस होती है और बर्न करती है विद अ पॉप साउंड। ठीक है, फिर है कि जो नॉन मेटल्स होते हैं ये एसिड के साथ रिएक्ट नहीं करते, नॉन मेटल्स एसिड के साथ रिएक्ट नहीं करते हैं। ठीक है, अब हम देखेंगे मेटल और नॉन मेटल की रिएक्शन बेसिस के साथ। ठीक है, जब मेटल्स को बेस के साथ रिएक्ट करवाया गया, बेस मतलब हमने लिया NaOH, सोडियम हाइड्रोक्साइड लिया, तब भी क्या हुआ, हाइड्रोजन गैस प्रोड्यूस हुई और जब उसको बर्न किया गया तो वो पॉप साउंड रिलीज हुई। ठीक है, तो जो मेटल्स होते हैं वो एसिड्स और बेस के साथ दोनों के साथ ही रिएक्ट करते हैं। फिर है डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। देखो डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन क्या होती है, डिस्प्लेस का मतलब समझते हो, किसी को अपनी जगह है जो कॉपर सल्फेट और जब जिंक की रिएक्शन करवाई जाती है तो कॉपर क्या है, कॉपर लेस रिएक्टिव है और जिंक मोर रिएक्टिव है। तो जो ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है, ज़्यादा रिएक्टिव है, वो लेस रिएक्टिव, जो लेस स्ट्रॉन्ग है उसको हटा देगा उसकी पोजीशन से। तो रिएक्शन क्या हुई, जिंक सल्फेट प्लस कॉपर ये हो गया।
फिर हमने देखा कि जब जिंक सल्फेट को हमने कॉपर के साथ रिएक्ट करवाया तो कोई रिएक्शन नहीं हुई। रिएक्शन क्यों नहीं हुई? क्योंकि जिंक जो है मोर स्ट्रॉन्ग है, मोर रिएक्टिव है। वो अपनी पोजीशन पर अड़ा हुआ है, वो कह रहा है कि मैं कॉपर को अपनी जगह पे नहीं आने दूंगा क्योंकि मैं तो ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हूँ और कॉपर कम स्ट्रॉन्ग है, तो ठीक है, तो कोई रिएक्शन नहीं हुई। ऐसे ये देखा गया कि जब FeSO4 यानी कि फेरियम सल्फेट को जब कॉपर के साथ रिएक्ट करवाया गया तब भी कोई रिएक्शन नहीं हुई। क्यों? क्योंकि कॉपर लेस रिएक्टिव है, ठीक है, और जो आयरन है ये ज़्यादा रिएक्टिव है कॉपर से, ठीक है, तो कोई रिएक्शन नहीं हुई। ऐसे जब जिंक सल्फेट को आयरन के साथ रिएक्शन करवाई गई, अब आप कहोगे कि ठीक है, आयरन भी ज़्यादा रिएक्टिव है, जिंक भी ज़्यादा रिएक्टिव है, माना कॉपर लेस रिएक्टिव है, लेकिन जब जिंक सल्फेट की आयरन के साथ रिएक्शन करवाई गई तब भी कोई रिएक्शन नहीं हुई। ऐसा क्यों नहीं हुआ? क्योंकि यहाँ पर जिंक आयरन से भी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है, आयरन से ज़्यादा रिएक्टिव है जिंक, ठीक है। फिर जब कॉपर सल्फेट की आयरन के साथ रिएक्शन करवाई गई, अब हम सभी को पता है कि जो कॉपर है ना वो जिंक से भी लेस रिएक्टिव है, आयरन से भी लेस रिएक्टिव है, तो आयरन ने इसको डिस्प्लेस कर दिया कॉपर को और इसकी पोजीशन खुद ले ली। अगर हम बात करें जिंक, कॉपर और आयरन में, ठीक है, इन सभी में मोस्ट रिएक्टिव एलिमेंट है जिंक, उसके बाद है आयरन और फिर है कॉपर, ठीक है। तो हम लिख सकते हैं जिंक, आयरन और कॉपर, ठीक है, ये ऐसे। लेकिन जब हम सभी मेटल्स की बात कर रहे हैं तो जो मोस्ट रिएक्टिव मेटल है वो होता है पोटेशियम, और जो सबसे कम रिएक्टिव मेटल होता है वो होता है गोल्ड। नेक्स्ट है यूजेस ऑफ मेटल्स एंड नॉन मेटल्स। तो फर्स्ट है कि जो नॉन मेटल्स होते हैं ना ये असेंशियल होते हैं लाइफ के लिए, हमारी जितने भी जो लिविंग बींग्स हैं उनके लिए ये असेंशियल होते हैं, क्योंकि जब हम ब्रीदिंग करते हैं ना, जब हम सांस लेते हैं तो जो ऑक्सीजन लेते हैं ना वो नॉन मेटल में ही आती है, ठीक है। नेक्स्ट है कि जो नॉन मेटल्स होते हैं उनका यूज़ किया जाता है फर्टिलाइजर्स की तरह, ताकि जो हमारी क्रॉप है उसकी यील्ड को इम्प्रूव किया जा सके, सॉइल की फर्टिलिटी को इंक्रीज किया जा सके, ठीक है। तो जो नाइट्रोजन होता है वो क्या होता है, नॉन मेटल में ही आता है, ठीक है। उसके बाद है जो नॉन मेटल है उसको एज ए एंटीसेप्टिक भी यूज़ किया जाता है। जब कोई घाव हो जाता है, कोई वुंड हो जाता है ना, तो एक पर्पल कलर का सॉल्यूशन अप्लाई किया जाता है। जो वो पर्पल कलर का सॉल्यूशन होता है ना वो आयोडीन होती है, उसको यूज़ किया जाता है एज ए एंटीसेप्टिक, ठीक है। तो आयोडीन क्या है, नॉन मेटल है। उसके बाद है नॉन मेटल्स यूज्ड इन क्रैकर्स। क्रैकर्स में भी यूज़ किया जाता है, जो सल्फर होता है ना उसको यूज़ किया जाता है क्रैकर्स बनाने के लिए। फिर है, अब हमने ये सारे पढ़ लिए। अब अच्छा एक और है जो क्लोरीन होती है, वो भी क्या होता है, नॉन मेटल होता है, उसका भी यूज़ किया जाता है। वाटर को क्लीन करने के लिए क्लोरीन का यूज़ किया जाता है। जितने भी जो स्विमिंग पूल्स होते हैं ना उसमें बार बार पानी को नहीं चेंज किया जा सकता, लेकिन उसमें क्लोरीन को ऐड किया जाता है ताकि जो वाटर है उसमें जितने भी जो हार्मफुल बैक्टीरिया वगैरह है वो किल होते हैं टाइम टू टाइम। नेक्स्ट है कि जो मेटल्स होते हैं ना उनका यूज़ किया जाता है मशीनरी बनाने के लिए, ऑटोमोबाइल्स बनाने के लिए, ट्रेन्स, एरोप्लेन्स, कुकिंग यूटेंसिल्स बनाने के लिए, वाटर बॉयलर बनाने के लिए, बहुत सारी चीज़ें बनाने के लिए मेटल्स का यूज़ किया जाता है। लेकिन क्या होता है, सभी को मेटल्स के यूजेस तो पता होते हैं, नॉन मेटल्स के यूजेस नहीं पता होते, और जो क्वेश्चन एग्जाम से पूछे जाते हैं ना वो नॉन मेटल्स से ही रिलेटेड पूछे जाते हैं।